कार। अब प्रोग्राम का आगाज़ मैं ज़रा हसन आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा आपने मियाँ साहब के साथ भी बात की है और यही सवाल आपने उनके सामने भी रखा है, जिसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि रियासत मदीना की बात नहीं करनी। आपकी क्या और बात हुई है या उनका क्या ख्याल है कि इस इंटरव्यू से या इस तरह की चीज़ों से क्या PTI को और भी डैमेज होने जा रहा है? पहली बात तो ये थी कि नवाज शरीफ साहब वो अदालत में पेशी के मौका पर कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ये क्वेश्चन उनको थ्रो करूंगा। मैं तो गया था मिलने के लिए उनको। जब उनको मिला, इस्लाम दुआ की, तो मैंने उनसे पहले सवाल पूछा। मैंने कहा मियां साहब आपने खावर मानेका साहब का इंटरव्यू सुना है कि देखा है? तो कहते हैं जी देखा है। तो मैंने कहा जी क्या रद्द-ए-अमल है? क्या आप वही कहते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको याद होगा शायद 4-5 साल पहले बड़ा सख्त किस्म का वो दुर फुटे मुंह वाली उन्होंने बात की थी। वो एग्जैक्ट जो लाइन है वो मुझे याद नहीं है उसकी। अच्छी बात है वैसे नेशनल टीवी पर अगर कोई ऐसी लाइन नहीं वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर तमाम चैनल से चलाई थी वो। तो अच्छा बात भूल गए, लेकिन अखलाक से गिरी भी बात नहीं, अखलाक से बुरी बात नहीं थी। अच्छा। तो वो जब वो बात मैंने की तो उस पर मियाँ साहब ने कहा कि भी उनको रियासत मदीना की बात नहीं करनी चाहिए थी। यानी देखिए सियासत है, सियासत अपनी जगह है, हर इंसान का किरदार भी अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने मुख्तसर और जामे उसको रिस्पॉन्ड किया, जो कि उनके साथ एक मैंने वैसे ही क्वेश्चन थ्रो कर दिया था, तो उन्होंने जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक किसी हद तक उन्होंने जो बात की है वो दुरुस्त की है कि हमें रियासत मदीना के जब दावे करें और रियासत मदीना बनाने के दावे करें तो फिर किरदार भी, यानी उस तरह के जो रियासत मदीना के शहरी थे उनके करीब करीब भी शायद मुमकिन नहीं है, उनके आधा भी हो जाता तब भी आप जो है वो बात कर सकते थे। लेकिन इस किस्म का अगर आपका किरदार है माजरत के साथ, तो फिर मैं खुद जो है कोई अच्छे किरदार का आदमी नहीं हूँ, हम तमाम गुनाहों के पुतले हैं, लेकिन फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए और बिलखुसूस सियासत के अंदर इस्लाम को उस तरीके से नहीं लेकर आना चाहिए। अब मैडम फिरदौस आशिक अवान साहब अभी मौजूद हैं, तो आम यकीन से मैं कह सकता हूं कि उन्हें भी उस वक्त पार्टी पॉलिसी के तहत ये रियासत मदीना की बात करनी पड़ती होगी, लेकिन रियासत मदीना की बात करने से पहले मैं अगर बात करूंगा तो मुझे बड़ी हिचकिचाहट होगी, क्योंकि मैं खुद बड़ा गुनहगार आदमी हूँ। ठीक। फिरदौस साहब, ये जो एक तो जाहिर है अभी हसन इनकी बात हुई है मियाँ साहब से, ये तो वो बता रहे थे उन्होंने क्या बोला, वो एक क्लिप छोटा सा हमारे सामने सरफेस हुआ, मेरा ख्याल था शायद कुछ और भी मजीद बात हुई होगी। लेकिन ये जो एक कल्चर है इस मुल्क के अंदर कि अगर आप किसी पे तनकीद करें और उसके बाद जो किरदार कुशी शुरू हो जाती है, धमकियाँ शुरू हो जाती हैं, ज़ाहिर है ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया ये सब चीज़ें फेस करता रहा है, लेकिन ये जो कल्चर है बजाय इसके कि सियासी तौर पर दलील से जवाब देने के, तनकीद का जवाब तनकीद से देने के, मुखालफत का जवाब मुखालफत से देने के, किरदार कुशी शुरू कर दी जाती है। इस कल्चर के साथ जो है वो किस तरीके से, मतलब ऑब्वियसली हमने देखा, आप ज़रा आपने PTI को बहुत क्लोजली देखा, सारी चीज़ें देखी, जो अभी खावर मानेका साहब बात करें, क्या इस मौजू पे बात ही नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक आपकी है या पूरी दुनिया के अंदर ओवरऑल एक आपकी पर्सनल लाइफ है और वो यकीनन आपकी ज़ात तक है और आपको आप आंसरेबल नहीं हो किसी के। ये उस शख्स के लिए है जो नॉन पॉलिटिकल है, जिसका अवामी इश्यूज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है और वो अवाम को जवाब दे भी नहीं है। जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं और जब आप पॉलिटिकल किसी जमात के लीडर होते हुए फिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं और बन भी जाते हैं, तो फिर पूरी कौम की नज़रें आप पे हैं और फिर आप एक रोल मॉडल हैं और आपका कंडक्ट जो है वो पूरे दुनिया के सामने एक पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स के तौर पे जो आपकी 22-24 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, तो वो जब भटकता है या उसकी ज़ाती फ़ेल जो है वो अगर इस तरह से घिनौने किरदार में बदल जाते हैं और पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ चेयरमैन ही नहीं है किसी जमात के, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली, रीजनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और कौम उनको हीरो के तौर पे देखती है, उनका एक अपना फ़ैन क्लब है और एक सेलिब्रिटी है, इसलिए उन पे जिम्मेदारियां एक आम शहरी से ज़्यादा है। आम शहरी के पास गलती की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जो लोग फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे होते हैं उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। और फिर एक ऐसी गलती से ज़्यादा इतना बड़ा ब्लंडर कि जो आपकी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ को पामाल कर दे
اور جو آپ کے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہمارے معاشرے کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ آپ کے بائی لاز ہیں، کچھ ہماری روایات کے ساتھ جڑے رشتے تعلق، کچھ تہذیب و تمدن، اور کچھ ہمارا فخر ایک ایشیائی معاشرے کے اندر، ایک مسلم سوسائٹی کے اندر ہمیں کچھ رکھ رکھاؤ چاہیے ہوتا ہے، کچھ وفاداری چاہیے ہوتی ہے. تو یہ کچھ مسلطاً ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کرنی ہوتی ہیں. لیکن جب یہ آپ سارے رشتوں کو، سارے پردوں کو فاش کرتے ہوئے آپ ایک ایسے عمل کی طرف چل پڑیں کہ جو پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے، اور بڑھاپے کے اندر وہ معاشقے کی داستانیں رومیو جولیٹ کی شکل میں جب زبانیں زد عام ہو جائیں، اور ایک پیر صاحب جو ہیں وہ اپنے مرید سے معاشقہ لڑا کے خاتون اول بننے کی خواہش لے کے پوری قوم کی جو تقدیر ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں، تو یہ وہ سارے اعمال جو ہیں وہ روٹین پروسیس نہیں ہے. یہ کوئی پاکستان کے معاشرے کے اندر اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. کوئی لوگ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. ہاں، جو مانیکا صاحب نے ٹائمنگ سلیکٹ کی ہے اس پہ کنسرن ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک شخص کے گھر میں نقب زنی ہو رہی تھی، اس کی غیرت پہ، اس کی عزت پہ حملے ہو رہے تھے، اور وہ شخص بابا فرید گنج شکر کا مرید کہلاتا ہو، اور وہ اتنی خاموشی سادھ لے، آنکھیں بند کر لے، اور اس ڈکیتی اور نقب زنی کو ہوتے دیکھتا رہے. اور جب وہ وزیر اعظم کے اس سنگاسن سے بچے بینیفیشری بھی بن جائیں، اثاثے بھی بڑھ جائیں، پھر ہر طرح کا اس سسٹم سے آپ فائدہ اٹھا لیں، تو پھر ایک دم سے آپ کا ضمیر جاگ جائے اور غیرت جاگ جائے، اور آپ کو اپنی عزت پہ لگے جو گھاؤ ہے پھر وہ قوم کے سامنے لانے پڑے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور یقیناً اگر مانیکا صاحب کا یہ ان کا بیٹر جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا ہے، لیکن جو آپ گالم گروچ بریگیڈ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ وہ فتنہ تھا جس کے بیج بوئے گئے، جو نوجوان نسل کی تباہی ہوئی، جو ہماری وہ یوتھ جو تھی اس کے ذہنوں میں جو گندگی کا بارود بھرا گیا، جو سکڈ میزائل ہم نے تیار کیے تھے کہ ہماری وہ ایسٹ ہے، ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے وہ یوتھ، اس کو ہم غلط ٹارگٹ پہ چلا رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے، کسی کی ماں بہن کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، اور اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کے گھروں کو اجاڑنا، ان کی فیملی نامز جو ہے ان کو تہس نہس کرنا، اور پھر اپریسیشن لینا. یہ وہ پی ٹی آئی کلچر ہے جس کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، اور اس کی زد میں کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے جو ان کی خواہشات کے برعکس بولے گا وہ نشان عبرت بنے گا.